हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ डीडी चैनल में। आज हम विजन आईएएस के फिफ्थ टेस्ट सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट देखेंगे और हर प्रश्न को हम पूरे डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सकें। और बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो प्रश्न आप पढ़ें उनमें से अधिकतर आपको याद हो सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला, नाट्य शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह है नाटक, नृत्य और संगीत कला पर आधारित एक ग्रंथ है। दूसरा है इसकी रचना भरत मुनि द्वारा की गई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से आपको बताना कौन से सही है। तो अब अपन देखिए कि जो नाट्य शास्त्र है इसके संदर्भ में यह एक नाटक, नृत्य और संगीत कला पर आधारित एक ग्रंथ है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि इसकी रचना भरत मुनि द्वारा की गई, ये भी बिल्कुल सही है। और बताया जाता है कि लगभग इसमें 36,000 से भी अधिक श्लोक हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वीर शैववाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ए दिया है इसने दृढ़तापूर्वक सभी मनुष्य की समानता का समर्थन किया है। बी नंबर है इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर संदेह व्यक्त किया है। सी है इसने जैन धर्म की शिक्षाओं का समर्थन किया है। और डी है इसने विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की है। इनमें से आपको बताना कौन सा सही उत्तर नहीं है। तो इसमें देखिए कि पहला जो दिया है दृढ़तापूर्वक सभी मनुष्यों की समानता का समर्थन किया है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर संदेह व्यक्त किया है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि जो सी नंबर है कि इसने जैन धर्म की शिक्षाओं का समर्थन किया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने जैन धर्म का समर्थन न करके इसका विरोध किया था। और जो डी है इसने विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की थी। इसमें शब्द आया है शैववाद। अब शैववाद का मतलब क्या होता है? शैववाद का मतलब होता है कि जो शिव की पूजा करते हैं, यानी कि शिव को मानने वाले होते हैं, उनको कहते हैं शैव। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है? ए नंबर दिया है उत्तर पश्चिम सीमा से सिकंदर का आक्रमण। बी दिया है परिधीय क्षेत्रों में लोहे के औजारों एवं हथियारों का प्रसार। सी दिया है अशोक की नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। डी दिया है विशाल सेना के रखरखाव के कारण वित्तीय संकट। तो इनमें से आपको बताना कौन सा पतन का कारण नहीं है। तो अब अपन देखिए कि जो इसमें पहला दिया है कि उत्तर पश्चिम सीमा से सिकंदर का आक्रमण, यही इसका कारण नहीं है। बाकी इसके सभी कारण हैं, जो बाकी सभी इसके पतन के कारण है। परिधीय लोहे के औजार जो थे और हथियारों का प्रसार हुआ था, इसलिए उनका विनाश हो गया था मौर्य साम्राज्य का। और जो अशोक की नीति थी वो ब्राह्मण के विरुद्ध थी, इसलिए जो ब्राह्मण के सेनापति थे, ब्राह्मण जो सेनापति था उसी ने ही जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक यानी जिसको वैधृत कहा जाता है, उनकी हत्या कर दी थी। और जो डी नंबर की विशाल सेना के रखरखाव के कारण वित्तीय संकट था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका यानी कि सही आंसर हो जाएगा कि पतन का कारण नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमा से सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था तो उस समय मौर्य साम्राज्य ना होके उस समय मगध में जो थे वो घनानंद था, ना कि मौर्य साम्राज्य था उस समय। तो यानी कि पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में दूरसंचार के संदर्भ में राष्ट्रीय सांख्यिकीकरण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह भारत में टेलीफोन सेवाओं के लिए संख्याओं के उपयोग एवं आवंटन हेतु दिशा निर्देश का एक समूह है। दूसरा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा एक नई सांख्यिकीकरण योजना की अनुशंसा की गई थी। तो इनमें से आपको बताना कौन से ऐसे सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो अब अपन देखिए कि जो इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकीकरण योजना है इसके संदर्भ में जो पहला दिया कि यह भारत में टेलीफोन सेवाओं के लिए संख्याओं के उपयोग एवं आवंटन हेतु दिशा निर्देश का एक समूह है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा इसमें दिया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा एक नई योजना का अनुशंसा की गई, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा न करके इसकी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा की गई, यानी कि जिसको बोलते हैं TRAI, इनके द्वारा ये अनुशंसा की गई थी, ना कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ख्याल या ख्याल संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है ख्याल की संगीत रचना को कव्वाली कहा जाता है। दूसरा है पूर्वी ख्याल की धीमी शैली और पंजाब शैली ख्याल की द्रुत शैली है। तीसरा है ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। इनमें से उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए दिया है केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है केवल 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो इसमें ख्याल की संगीत रचनाओं को कव्वाली कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ख्याल की संगीत रचनाओं को कव्वाली ना कह के इनको बंदिश कहा जाता है। तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा।
दूसरा, पूर्वी ख्याल की धीमी शैली है और पंजाब शैली ख्याल की द्रुत शैली है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्वी और पंजाब शैली को ठुमरी शैली कहा जाता है, ना कि अलग अलग शैली के नाम से जाना जाता है, या यानी कि दूसरा वाला भी इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा है कि ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मरुस्थलीय टिड्डियों के झुंडों द्वारा उत्पन्न खतरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, टिड्डियां लघु श्रृंगीय तृणभोजी जीवों की एक प्रजाति है। दूसरा है, ये मुख्य रूप से यूरेशिया की टुंड्रा घास भूमियों में पाई जाती हैं। तो इनमें से उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इनमें से आपको बताना कौन से सही है। तो अपन देखें कि ये जो टिड्डियाँ होती हैं, टिड्डियाँ लघु श्रृंगी तृणभोजी जीवों की एक प्रजाति होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टिड्डियाँ होती है वो एक झुंड के रूप में चलती हैं, झुंडों द्वारा उत्पन्न खतरे होते हैं, क्योंकि जो टिड्डियाँ होती है वो अधिकतर झुंडों के रूप में ही चलती है। और जो टिड्डियाँ होती है वो कम से कम 5000 फीट यानी कि 1500 मीटर तक ऊपर उड़ सकती हैं। और जो दूसरा इसमें दिया है कि ये मुख्य रूप से यूरेशिया की टुंड्रा घास भूमियों में पाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये यूरेशिया में ना पाके ये अफ्रीका में पाई जाती हैं। तो यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल एक। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कमल महल और महानवमी डिब्बा का निर्माण किस राज्य की उल्लेखनीय विशेषता थी? ए दिया है विजयनगर, बी दिया है चंदेल, सी दिया है पाल और डी दिया है राष्ट्रकूट। तो इन्हें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि महानवमी डिब्बा और कमल महल, तो इनका जो निर्माण हुआ था किस राज्य की उल्लेखनीय विशेषता थी? तो ये था इसका ए नंबर जो है विजयनगर की मुख्य विशेषता थी ये। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा कि विजयनगर इसकी मुख्य विशेषता थी, जो डिब्बा टाइप का होता था वो। क्वेश्चन नंबर 8, सित्तनवासल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस चित्रकला को पांडवों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। दूसरा, यह चित्रकारी बौद्ध मंदिरों की छतों पर की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि चित्तनवासल चित्रकला क्या है। चित्तनवासल चित्रकला एक ऐसी चित्रकला होती है जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में पल्लव, पांडव, चोल राजवंशों के शासनकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं के साथ विद्वान थी। और अब अपन देखिए कि जो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि ये चित्रकला पांडवों द्वारा संरक्षण प्रदान करती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो चित्रकला है पांडव हो गए, पल्लव हो गए और राजवंश, इनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया था इसने। और जो दूसरा है कि यह चित्रकारी बौद्ध मंदिरों की छतों पर की गई थी, तो ये वाला बिल्कुल इसका गलत है, क्योंकि ये बौद्ध मंदिरों की छतों पर न करके ये जैन मंदिरों के छतों पर की गई थी। तो यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, एकता का प्रशासन मुक्तियों द्वारा किया जाता था। दूसरा दिया है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एकता को वंशानुगत बना दिया था। तो इनमें से उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि जो एकता प्रणाली होती है ये क्या होती है। एकता प्रणाली जो थी पहले मुक्तियों द्वारा किया जाता था इसका प्रशासन, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही है। और जो एकता प्रणाली इसका उपयोग जो सैनिक होते थे और नागरिक होते थे उनके अधिकारों के भुगतान के लिए किया जाता था, एकता का प्रयोग किया जाता था एकता प्रणाली का। दूसरा है, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एकता को वंशानुगत बना दिया था, ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि एकता जो था पहले मूल रूप से ना तो भूमि पर स्वामित्व के रूप में था और ना ही अनुवांशिकी था, लेकिन जैसे फिरोज शाह तुगलक का प्रशासन हुआ तो उन्होंने एकता को वंशानुगत बना दिया था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी एक और दो दोनों हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला स्टेटाई, दूसरा कांस्य और तीसरा टेराकोटा। उपरोक्त में से किन सामग्रियों का हड़प्पा की आकृतियों या मूर्तियों के लिए उपयोग किया गया था? ए केवल एक और तीन, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और दो, डी एक, दो और तीन। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो स्टेटाइट की मूर्ति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष जो थी उसकी जो मूर्ति थी वो स्टेटाइट की ही बनी हुई थी। और जो कांस्य की मूर्ति है तो ये नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो मोहनजोदड़ो में वो थी कांस्य की मूर्ति। और टेराकोटा की मूर्ति बनाई जाती थी, वो भी किसको, मिट्टी को पकाकर बनाई जाती थी, यानी टेराकोटा की मूर्ति। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा कि एक, दो और तीन, यानी तीनों साक्ष्य इसके मिले हुए हैं।
अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित ऐतिहासिक मंदिरों पर विचार कीजिए। पहला दिया है सूर्य मंदिर कोणार्क, दूसरा 10 अवतार विष्णु मंदिर देवगढ़, तीसरा विरूपाक्ष मंदिर मैसूर। उपरोक्त मंदिरों में से कौन सा या से नागर शैली से निर्मित है या है? ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल एक और दो, सी 1, 2 और 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि जो इसमें सूर्य कोणार्क मंदिर है ये यानी कि उड़ीसा में है, तो ये वाला बिल्कुल सही है और ये नागा शैली में ही निर्मित किया गया। और जो दूसरा है कि 10 अवतार विष्णु मंदिर जो है वो देवगढ़ में है और नागा शैली में निर्मित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो विरूपाक्ष मंदिर है ये नागा शैली ना होकर ये कहाँ का है दोस्तों, ये द्रविड़ शैली का है। तो यानी कि जो तीसरा है वो गलत हो जाएगा इसका। तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, उसने गैर मुस्लिम तीर्थयात्रियों पर आरोपित जजिया कर समाप्त कर दिया। दूसरा है यानी बी नंबर है, उसके शासन में किसानों से किसी प्रकार भी भू राजस्व नहीं लिया जाता था। सी, उसने घोड़ों की दागने यानी दाग की प्रणाली आरंभ की थी। और डी नंबर है, उसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही है या है। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा सही है। तो अब अपन देखें कि पहला जो दिया है कि उसने गैर मुस्लिम तीर्थकरों पर आरोपित जजिया कर समाप्त कर दिया था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं पर तीर्थ कर आरोपित किया था। जो तीर्थ कर पर जो जजिया कर था वो एक हिसाब से जो अपन जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो जो टैक्स होता है वही कहलाता था जजिया कर उस समय, तो वो दिया जाता था। तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि उसके शासन में किसानों से किसी भी प्रकार की भू राजस्व नहीं लिया जाता था, तो ये भी बिल्कुल गलत है, उनसे भू राजस्व के रूप में कर लिया जाता था, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। और जो इसमें सी नंबर है कि उसने घोड़ों की दागने यानी दाग की प्रणाली आरंभ की थी, तो ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। और जो डी नंबर है उसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, उसने दास प्रथा को समाप्त न करके बल्कि उसने दासों की जो कीमत है उसको निर्धारित कर दिया था, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है मध्यभांड, दूसरी तरफ दिया है अवधि। पहला चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो ऋग्वैदिक काल का है। दूसरा है गैरिक मृदभांड नवपाषाण काल का है। और तीसरा जो है उत्तरी काले पोलिसदार मृदभांड हड़प्पा काल के हैं। तो इनमें से उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है या है? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और डी केवल 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए जो चित्रित धूसर मृदभांड है वो ऋग्वैदिक काल से, ये बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा जो है गैरिक मृदभांड वो नवपाषाण से ना होके ये कांस्य युगीन संस्कृति से है, तो यानी कि दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा है कि उत्तरी काले पोलिसदार हड़प्पा काल के, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तरी काले पोलिसदार ये मौर्य काल से संबंधित है, ना कि हड़प्पा काल से है। तो यानी कि दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रकूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है ग्रामपतियों और ग्राम लेखाकार का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था। दूसरा दिया है सामंती प्रशासन का पूर्ण अभाव था। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है या है? ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है या है। तो अब अपन देखिए कि जो पहला दिया है कि राष्ट्रकूटों के संदर्भ में बताना है, ग्रामपतियों और ग्राम लेखाकार का जो पद होता था वो सामान्यतः वंशानुगत होता था, ये बिल्कुल सही है। और जिसमें दूसरा है सामंती प्रशासन का पूर्ण अभाव, तो ये वाला इसका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनके शासन में सामंतवाद का विकास हुआ था, ना कि उनका अभाव था। तो यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उत्तर भारत में मौर्य पूर्व अवधि यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व की थी? पहला दिया है आज सिक्के, दूसरा दिया है श्रेणी व्यवस्था, तीसरा दिया है धान रोपाई की तकनीक। तो इन्हें से बताना आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि जो मौर्य उत्तर भारत में मौर्य पूर्व अवधि की थी, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के, तो आहत सिक्के थे, श्रेणी व्यवस्था भी होती थी उसमें। श्रेणी व्यवस्था मतलब कि ब्राह्मण शूद्र वैश्य ये सब अलग अलग होती थी। और जो इसमें धान रोपाई की तकनीक है ये भी हुई थी। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहले में दिया है प्राचीन नाम, दूसरे में दिया है आधुनिक नाम, यानी कि ऋग्वेदिक नदियाँ दिया है। पहला जो दिया है परुष्णी वो झेलम का है, दूसरा जो दिया है विपाशा वो ब्यास नदी का है, और जो तीसरा है वो अश्कनी चिनाब नदी का पुराना नाम है। तो इनमें से बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही उत्तर है। तो अब अपन देखें कि जो इसमें परुष्णी जो नदी दिया है ये झेलम नदी का, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो परुष्णी है वो रावी नदी का है पुराना नाम, और जो झेलम है दोस्तों, झेलम का पुराना नाम क्या है, वितस्ता है इसका पुराना नाम, ना कि परुष्णी है, वितस्ता। और जो विपाशा है वो ब्यास का पुराना नाम क्या है, विपाशा है, और अश्कनी किसका पुराना नाम है, चिनाब का। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए, अब अपन इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से, कि जो परुष्णी है, परुष्णी यानी कि इसका पुराना नाम है वो है रावी नदी का। कैसे, देखिए रावी को अपन याद करेंगे चाबी से, और परुष्णी को अपन याद करेंगे परोसवी, यानी कि खाना परोसवी। खाना कब परोसवी, जब तुम हमको चाबी दोगे। तो इससे याद हो जाएगा आपको, जब तुम हमको चाबी दोगे तब हम आपको परोसवी। तो यानी कि परुष्णी और चाबी से आ जाएगा रावी। और जो झेलम नदी है इसमें जो दिया है दोस्तों, झेलम का क्या है, वितस्ता। कैसे, क्योंकि जो वितस्ता, देखिए इसमें शब्द आया है वितस्ता, यानी कि सस्ता, इसमें शब्द आया है वितस्ता, यानी कि सस्ता। सस्ता जो होता है उसको क्या होते हैं, सभी लोग झेलते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो सस्ता है। और जो दूसरा दिया है विपाशा वो ब्यास का, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें शब्द आया है एक पासा, और यहाँ आया है ब्यास, यानी ब्यास का मतलब होता है बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा। और पासा कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसका ब्यास बहुत बड़ा होता है पासे का। तो इस प्रकार आपको याद हो जाएगा कि जो पासा होता है उसका ब्यास बहुत अधिक होता है। और जो अश्कनी है वो कहाँ का, किसकी है, पुराना नाम चिनाब का। कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें शब्द आया है, चिनाब में नाव शब्द आया है। क्या आया है दोस्तों, नाव शब्द आया है। तो नाव में क्या होती है, बहुत सारी अश्कनी होती हैं जिससे नाव आगे बढ़ती है, तो उसका अपन बोल देते हैं अश्कनी। तो यानी कि इस प्रकार आपको तीनों याद हो जाएंगे। परुष्णी जो है वो रावी नदी का, क्यों, क्योंकि जब हम आपको कब परोसवी, जब तो हमको चाबी दोगे, यानी कि रावी नदी हो जाएगा परुष्णी से। और झेलेंगे किसको, जो सस्ता होगा। और पासक का क्या होता है, बहुत अधिक ब्यास होता है। और अश्कनी किस में होती, नाम में होती। तो इस प्रकार आपको तीनों शब्द याद हो गए होंगे दोस्तों। यदि आपको इसी से संबंधित और भी आपको प्राचीन नाम चाहिए हैं, जो आधुनिक नाम है वो प्राचीन नाम, इससे संबंधित आपको और भी ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, तो आपके लिए मैं उसके लिए भी ट्रिक वाली जो वीडियो है वो आपके लिए जरूर प्रोवाइड करूंगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 पीड़ित रोगियों की आपातकालीन उपचार हेतु रेमडेसिविर का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की। इस संदर्भ में रेमडेसिविर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह वायरल रोगों के उपचार के लिए भारत में आविष्कृत कम लागत वाली जेनरिक दवा है। दूसरा जो दिया है, इसका उपयोग इबोला के विरुद्ध एक उपचार के रूप में किया गया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि जो रेमडेसिविर है इसके संदर्भ में जो है, तो रेमडेसिविर क्या है, एक वायरल रोगों के उपचार के लिए तो भारत में आविष्कृत है, लेकिन ये कम लागत ना होकर ये अधिक लागत वाली जेनरिक दवा है। तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा दिया कि इसका उपयोग इबोला के विरुद्ध एक उपचार के रूप में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी केवल 2 हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नंबर 18, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है। दूसरा है, मंदिर के भीतर शेष शाही विष्णु की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है। तीसरा है, विभिन्न मामलों में यह महाबलीपुरम के रथ के समान प्रतीत होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो कैलाश मंदिर है इसके संदर्भ में, तो यह विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना दोस्तों, इसमें शब्द आया है एकाश्म संरचना। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एकाश्म संरचना जो होती है वो एक ऐसा माना जाता है जिसमें जो भगवान शंकर हैं वो एक एकांतवास करते हैं, यानी कि साधना करते हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही, क्योंकि हमेशा जो कैलाश यानी कि मंदिर जो शिव जी हैं वो हमेशा एकांतवास ही करते थे, यानी कि पहला बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि मंदिर के भीतर शेष शाही विष्णु की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई, ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कैलाश शब्द किससे संबंधित है, शिव जी से। तो इसमें शेष शाही यानी विष्णु तो किसी यानी कहीं पर भी नहीं आएंगे, यानी कि दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा है कि विभिन्न मामलों में यह महाबलीपुरम के रथ के समान प्रतीत होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और
3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि चरवाक इस दर्शन का मुख्य प्रतिपादक था। दूसरा दिया है इस दर्शन की प्रकृति भौतिकवादी है। तीसरा है इसने किसी अन्य लोक में अविश्वास को प्रदर्शित किया और अलौकिक सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। उपयुक्त कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किस दर्शन का उल्लेख किया जा रहा है? ए दिया है कि वैशेषिक, बी दिया है सांख्य, सी दिया है लोकायत और डी दिया है मीमांसा। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब देखिए कि इसमें शब्द आया है चरवाक। अब चरवाक का मतलब क्या होता है? चरवाक का मतलब होता है कि जन सामान्य में व्यक्त किए गए विचार, वही कहलाता है चरवाक। तो अब अपन देखिए कि चरवाक जो है ये इसका जो है इस दर्शन का मुख्य प्रतिपादक था चरवाक, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा दिया है कि इस दर्शन की प्रकृति भौतिकवादी है, ये भी ठीक है। लेकिन ये है किसमें? देखिए इसमें शब्द आया है लोक और नीचे आया है अलौकिक, तो यानी कि ये इसका आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, लोकायत हो जाएगा। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ से मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए नंबर दिया है शक संवत महानतम शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा आरंभ किया गया। बी नंबर है कि कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क द्वारा की गई। सी नंबर है कि भारत में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस के अधीन गोंडो धर्म के दरबार में आए थे। और डी नंबर है कि हिंद यवन शासक जो है वो मिनांडर ने जैन धर्म को अपना दिया था। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। मौर्योत्तर काल के संदर्भ में अपन को बताना है। तो मौर्योत्तर क्या दिया है कि शक संवत महानतम शक शासक जो है रुद्रदामन द्वारा आरंभ किया गया था। तो रुद्रदामन द्वारा आरंभ न करके ये किया गया था, मौस के द्वारा आरंभ किया गया था, ना कि रुद्रदामन के द्वारा। तो यानी कि पहला वाला आंसर गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क द्वारा की गई थी, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कडफिसेस प्रथम द्वारा की गई थी, ना कि कनिष्क द्वारा की गई थी। और जो इसमें सी नंबर है कि भारत में ईसाई धर्म प्रचारक जो है सेंट थॉमस के अधीन गोंडो फर्म के दरबार में आए थे, तो ये वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो इसमें डी नंबर दिया कि हिंद यवन शासक जो है मिनांडर ने जैन धर्म को अपनाया था, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने जैन धर्म ना होकर इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ना कि जैन धर्म को अपनाया था। तो यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार आरंभ किया गया था या किए गए थे? पहला दिया है उसने संपूर्ण मुगल साम्राज्य में सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। दूसरा है उसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान की। तीसरा है उसने धर्मनिरपेक्ष विषयों पर अधिक बल देने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को संशोधित किया। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। ए नंबर दिया है कि केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 3 और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो अकबर द्वारा जो क्या क्या चालू किया गया था। तो जो पहला नंबर दिया कि उसने संपूर्ण मुगल साम्राज्य में सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया था, तो ये बिल्कुल गलत है। उसने जो है पूर्णतः प्रतिबंधित ना करके उसने केवल उन महिलाओं को यानी उन मामलों को प्रतिबंधित किया था जिनमें महिलाओं को सती होने के लिए बाध्य किया जा रहा था, ना कि संपूर्ण प्रतिबंध लगाया था। तो यानी कि पहला वाला इसका गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है इसमें कि उसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता मतलब कि उसको कानूनी दर्जा प्रदान किया था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा है कि उसने धर्मनिरपेक्ष विषयों पर अधिक बल देने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को संशोधित किया था, तो यह वाला बिल्कुल सही है। उसने शैक्षिक पाठ्यक्रम में बहुत सारे संशोधित किए, जैसे कि नैतिक शिक्षा होना, गणित होना, कृषि, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, शासन के नियम, तर्कशास्त्र, इतिहास आदि जो क्षेत्र थे, इन सभी को उसने शैक्षिक पाठ्यक्रम में संशोधित किया था। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है मुगलों के अधीन जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उन्हें भू राजस्व की वसूली करने का वंशानुगत अधिकार था। दूसरा दिया है कि इनका अपनी जमींदार के अंतर्गत शामिल समस्त भूमि पर स्वामित्व होता था और तथा किसानों का भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था। तीसरा नंबर दिया कि विद्रोह के भय के कारण उन्हें सैन्य दल रखने से प्रतिबंधित किया गया था। तो इनमें से कौन सा ऐसे सही है या है? ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 1 और डी दिया है केवल 1 और 3। तो इन्हें से आपको बताना कौन से सही है। तो अब अपन देखिए कि पहला दिया है उन्हें भू राजस्व की वसूली करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था मुगलों के अधीन जब थे जमींदार, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और जो इसमें दूसरा दिया है कि इनका अपनी जमींदार के अंतर्गत शामिल समस्त भूमि का स्वामित्व होता था तथा किसानों का कोई अधिकार नहीं होता था, तो ये बिल्कुल गलत है।
इसमें किसानों का अधिकार 3/4 था, यानी कि इसमें किसानों का अधिकार कितना था दोस्तों, 3/4 था। और जो 1/4 था उसमें अधिकार था जमींदारों का। और यदि जो किसान है वो जब तक कर देते रहेंगे तब तक उनकी भूमि उनकी ही कहलाएगी, और यदि वो कर नहीं देंगे तो फिर वो भूमि उनकी नहीं होती थी। तो यानी कि दूसरा वाला इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो इसमें तीसरा दिया है कि विद्रोह के भय के कारण उन्हें सैन्य दल रखने से प्रतिबंधित किया गया था, तो ये भी बिल्कुल गलत है। उनको एक अलग से अधिकार जो था वो यही था कि उनके पास सैन्य दल वो रख सकते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में राहट शब्द संदर्भित करता है। ए नंबर दिया है सिंचाई हेतु जल निकालने के लिए प्रयुक्त पहिया। बी नंबर दिया है मस्जिदों एवं मंदिरों को भूमि अनुदान। सी नंबर दिया है बंधुआ श्रमिक। और डी नंबर दिया है दिल्ली सल्तनत के अधीन दक्कन क्षेत्र में विशाल कृषि भूखंड। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखें कि इसमें जो राहट शब्द आया है ये क्या कहलाता है। राहट शब्द एक ऐसा शब्द कहलाता है जिसमें यानी जो उत्तर भारत होता था उसमें सिंचाई हेतु गहरे कुएं से जल निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता था एक पहिया, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का सृजन करता है। ए नंबर दिया पंपा पौन और रन। बी नंबर दिया है त्यागराज मुत्तुस्वामी और श्यामा शास्त्री। और सी नंबर दिया है नन्नाय तिक्कन एवं एरापेगड़ा एरन। और डी नंबर दिया है संबंधर सुंदरर और अप्पयर। तो इन्हें से आपको बताना संगीत की जो त्रिमूर्ति है वो कौन कौन से इसके। तो अब अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है पंपा पौन और रन्न, तो ये क्या कहलाता है, पंपा पौन और जो रन्न कहलाता है ये कहलाते हैं प्राचीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहलाते हैं, ना कि त्रिमूर्ति कहलाते हैं। तो ये त्रिरत्न, तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें शब्द आया है रत्न, तो रत्न से आप याद कर सकते हैं रत्न, तो इस प्रकार आपको ये याद हो जाएगा। और जो इसमें दिया है कर्नाटक यानी इसमें त्रिमूर्ति बताना, तो इसमें जो बी नंबर दिया है कि त्यागराज मुत्तुस्वामी और श्यामा शास्त्री, तो ये कहलाते हैं कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहलाती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि त्यागराज मुत्तुस्वामी और श्यामा शास्त्री। और तो इसमें सी नंबर जो दिया है वो नन्ना तिक्कन एवं एरापेगड़ा एरन, तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो कहलाते हैं ये एक कवित्रम यानी कि मान के चलो जिसको अपन बोलते हैं कवियों की त्रिमूर्ति, ये कहलाती है कवियों की त्रिमूर्ति कहलाती है। इसमें देखिए तिक्कन आया तो कवियों में क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है, तो यानी कि इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं, यदि किसी पर दिक्कत आएगी तो वो कवि के पास ही जाएगी, तीनों कवियों के पास जाएंगे, तो यानी इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। और जो इसमें डी नंबर दिया है कि समंदर सुंदरर और अप्पयर, ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं एक विख्यात तमिल कवि कहलाते हैं, ये तीनों क्या कहलाते हैं, तमिल कवि कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको चारों शब्द पता हो गए। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें महाभारत की कथाएं गाथा गीत के रूप में गाई जाती हैं और रात्रिकालीन प्रदर्शन के लिए एक या दो घटनाओं को चुना जाता है। मुख्य गायक पूरे प्रदर्शन के दौरान सतत रूप से बैठा रहता है और सशक्त गायन और सांकेतिक भंगिमाओं के साथ वह एक के बाद एक सभी चरित्रों की भाव भंगिमाओं का अभिनय करता है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगीत का वर्णन किया गया है। ए नंबर दिया है लमन, बी नंबर दिया है मंडो, सी दिया है बिल्लू बिल्लू पत्तू और डी नंबर दिया है इसमें पंडवानी। तो इनमें से आपको बताना है कौन से सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो महाभारत भी होते हैं उसमें रात्रि काल भी होता है और इसके साथ साथ भंगिमा होती है, और जो भंगिमा होती है वो सभी चरित्रों की भाव भंगिमाओं का अभिनय करता है लास्ट में, है ना, एक के बाद एक। तो इसमें अपन देखिए इसका यानी कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर इसका पंडवानी हो जाएगा। अब अपन देखिए कि जो लमन मंडो और बिल्लू पत्तू है ये क्या है। जो लमन है, लमन को अपन बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो बालिकाओं का एक समूह होता है और इसमें एक छंद गाया जाता है, और लड़कों का एक समूह होता है जो कि गीत के माध्यम से उत्तर देते हैं, यानी कि वो कहलाता है लमन, जो कि हिमाचल प्रदेश का। और अब आया है इसमें मंडो, तो मंडो कहाँ के दोस्तों, मंडो गोवा का सबसे प्रसिद्ध जो पारंपरिक संगीत का भंडार कहलाता है मंडो। और इसमें तीसरा जो है वो बिल्लू पत्तू आया है। तो बिल्लू पत्तू क्या है, बिल्लू पत्तू एक तमिलनाडु में एक धनुष नामक वाद्य यंत्र पर प्रस्तुत किया जाने वाला तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक संगीत है दोस्तों। तो इस प्रकार आपने, और जो पंडवानी है, पंडवानी अपन देख चुके कि ये रात्रि में गाया जाता है। इसमें एक जो चैत्र होता है यानी एक के बाद एक सभी चैत्रों का भाव भंगिमाओं का अभिनय किया जाता है, और महाभारत जो है उसका भी इसमें गायन किया जाता है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि पंडवानी का जो वर्णन किया गया है इसमें। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि लगभग 12वीं शताब्दी के आरंभ में उन्होंने मैसूर क्षेत्र में अपने साम्राज्य की नींव रखी। हेलीविडी और बेलूर में
उनके द्वारा बनाए गए मंदिर पत्थर में जालीदार नक्काशी की भांति प्रतीत होते हैं। उनकी मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाए हुए भगवान कृष्ण को दर्शाने वाला उत्कीर्ण है। तो इनमें से आपको बताना है कि उपरोक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है। पहला दिया है होयसल, दूसरा दिया है चालुक्य, तीसरा दिया है राष्ट्रकूट और जो डी नंबर है वो दिया है राजनगर के, और जो इसमें डी नंबर दिया है वो दिया है विजयनगर के राजा। तो इन्हें से आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही है। तो अब अपन देखिए कि जिसमें जो पहला दिया है होयसल, तो होयसल में जो भगवान कृष्ण है उनके जो प्रदर्शन है, यानी कि जो इंद्र से प्रकोप के कारण जो भगवान ने अपनी छिंगली से जो पर्वत उठाया था गोवर्धन पर्वत, उसकी व्याख्या की गई है आंसर नंबर ए में, यानी कि होयसल में की गई। अब अपन देखिए कि जो इसमें चालुक्य है, इसमें क्या बात कही है। जो चालुक्य इसमें एक महत्वपूर्ण भारतीय राजवंश था। क्या चालुक्य जो था एक महत्वपूर्ण भारतीय राजवंश था। और जो इसमें राष्ट्रकूट है वो क्या था, वो एक 10वीं शताब्दी के मध्य प्रायद्वीपीय भारत के एक बृहद भाग का प्रशासन किया करता था राष्ट्रकूट। और जो इसमें डी नंबर है कि विजयनगर के राजा, जो विजयनगर के राजा कौन होते थे, दो भाई होते थे जिन्होंने इसको विजयनगर को उन्होंने बसाया था। तो वो थे कौन कौन, हरिहर और बुक्का। प्रथम जो थे उनके द्वारा जो विजयनगर के राजा थे उनके जो विजयनगर थे उसको स्थापना की थी। तो यानी कि इसके तीनों आंसर यानी चारों आंसर आपको पता हो गए। अब अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिल्ली सल्तनत में जजिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि सुल्तान और सेनाओं द्वारा सैन्य सेवा के बदले में भुगतान किए जाने वाले कर के रूप में हिंदू प्रजा पर जजिया कर आरोपित किया जाता था। दूसरा जो दिया है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व से जजिया कर को पृथक किया गया था। और जो तीसरा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया गया था, जिन्हें पूर्व में इस कर से छूट प्राप्त थी उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है कौन से सही है। ए नंबर दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, डी नंबर दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना कौन से सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में जो पहला दिया है कि सुल्तान और सेनाओं द्वारा सैन्य सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले कर के रूप में हिंदू प्रजा पर जजिया कर आरोपित किया जाता था। हिंदू का मतलब कि गैर मुस्लिम जो है उनके ऊपर। तो ये वाला बिल्कुल सही है। और जो इसमें दूसरा दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व में जजिया कर को पृथक किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जजिया कर को ही चालू किया गया था और वो पूरा उन्होंने एक कर दिया था। पूरा जजिया जो भू राजस्व से जो कर प्राप्त किया जाता था वो एक इकट्ठा कर दिया था उन्होंने। और जो तीसरा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया गया, जिन्हें पूर्व में इस कर से छूट प्राप्त थी। तो ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, केवल 1 और 3 हो जाएगा। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है नंद वंश के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिकंदर ने उनके शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन की स्थापना करने के लिए घनानंद को प्रेरित किया। और तीसरा जो है रोमन लेखक प्लिनी ने नंदवंश की सेना का वर्णन किया। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर इसका है। ए नंबर दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो अब अपन देखिए कि जो नंदवंश के बारे में बताना है। तो सिकंदर ने उनके शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। तो ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन की स्थापना करने के लिए घनानंद को प्रेरित किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपने वैसे भी चंद्रगुप्त मौर्य में देखा होगा जो सिरा बना है। और जो तीसरा नंबर है कि रोमन लेखक जो है प्लिनी ने नंदवंश की सेना का वर्णन किया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि अपन देखेंगे तो इनके अनुसार जो प्लिनी के अनुसार नंदवंश की सेना में लगभग 20,000 घुड़सवार थे, 3,000 से अधिक हाथी थे और 2,000 से अधिक रथों को एक साथ स्थायी सेना थी और लगभग 2 लाख जो थी वो पैदल सेना थी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि नंद सेना जो थी नंदवंश की सेना वो कितनी विशाल थी। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित अतुल्य है। ए नंबर दिया है माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर, बी नंबर दिया है मेट्रो स्टेशनों में उपयोग किया जाने वाला एक्सरे बैगेज स्कैनर, और सी नंबर दिया है गुणवत्तापूर्ण मिश्रित वास्तविकता अनुभव प्रदान करने वाला उपकरण, और डी नंबर दिया है भारत के स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल रक्षा प्रणाली। तो इनमें से आपको बताना कौन से इसका सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो अतुल है ये क्या कहलाता है, एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर जो कि हाल ही में अभी जो कोरोना वायरस आया था यानी नोवल कोरोना वायरस आया था उसको विघटित कर सकता है। तो जो अतुल है वो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है।
तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किन कारकों ने व्यापार को प्रोत्साहित किया था। पहला नंबर दिया है कि मुगल शासन के अधीन देश का राजनीतिक एकीकरण। बी नंबर दूसरा दिया है कि विस्तृत क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना। तीसरा है सड़क उपकर की समाप्ति। चौथा है कि भारत और विदेशों में मुद्रा के रूप में मुगल रुपयों का मानकीकरण करना। तो यानी कि इसमें आपको बताना सही उत्तर कौन सा है। ए नंबर दिया है केवल 1, 2 और 3। बी दिया है केवल 1 और 2। सी नंबर दिया है केवल 3 और 4। डी नंबर दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से देखते हैं कि कौन से सही आंसर हैं इसके। तो अब अपन देखें कि जो 17वीं शताब्दी में है जो व्यापार हुआ था वो उसको प्रोत्साहित किया था, किस कारण से किया गया था। जो पहला है कि मुगल शासन के अधीन देश का राजनीतिक एकीकरण किया गया था, ये बिल्कुल सही। और जो दूसरा दिया है कि विस्तृत क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। जो तीसरा है कि सड़क उपकर की समाप्ति कर दी गई थी। तो और जो चौथा है कि भारत और विदेशों में मुद्रा के रूप में मुगल रुपए का मानकीकरण किया गया था। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसमें कि इन्हें श्रीलंका में रचित और संकलित किया गया है। दूसरा, इनमें बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास के साथ साथ बुद्ध की जीवनी का उल्लेख है। तीसरा है इनकी रचना पाली भाषा में की गई। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो अब ए नंबर दिया है केवल 1। बी दिया है केवल 1 और 2। बी नंबर केवल 1 और 2। सी केवल 2 और 3। डी 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए जो दीपवंश और महावंश है इसके संदर्भ में जो पहला इसमें दिया है कि इन्हें श्रीलंका में रचित और संकलित किया गया था, दीपवंश और महावंश को, तो ये बिल्कुल सही है। और जो इसमें दूसरा है कि इसमें बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास के साथ साथ बुद्ध की जीवनी का भी उल्लेख किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो इसमें तीसरा है कि इनकी ये रचना जो है पाली भाषा में की गई थी, तो ये भी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, व्यापार धन के उपयोग के बिना वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। दूसरा जो दिया है, हड़प्पा वासियों को समुद्र का ज्ञान नहीं था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ए नंबर दिया है केवल 1। बी दिया है केवल 2। सी दिया है 1 और 2 दोनों। डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर इसका सही है। तो अपन देखिए कि जो हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग व्यापार करते थे वो एक तो जो पहला इसमें है कि धन के उपयोग के बिना वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे, ये बिल्कुल इसका सही है। और जो इसमें दूसरा दिया है कि हड़प्पा वासियों को समुद्र का ज्ञान नहीं था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो समुद्र के जो समुद्री यात्रा है उसी के माध्यम से विदेशों में व्यापार करते थे वो, यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। अब पंद्रह नंबर 33, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी DCEP के रूप में अपनी प्रथम आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विकसित की है। ए नंबर दिया भारत। बी नंबर दिया चीन। सी नंबर दिया जापान और डी नंबर दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि अभी हाल ही में सुनने में आया था कि किसने, चीन ने अपनी क्या कर दी, इलेक्ट्रॉनिक जो है पेमेंट करेंसी वो उसने अपने लॉन्च कर दी। ये उसने दोस्तों क्यों किया, ये उसने इसलिए किया है ताकि जो जिस प्रकार अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, उसी प्रकार जो चीन की जो रेनमिनवी जो है वो इसके बराबर यानी आ सके। जो अमेरिका की डॉलर है, डॉलर के समान इसका भी वैसे ही उपयोग किया जा सके जिस प्रकार डॉलर का किया जाता है। यानी कि अधिकतर चीज़ों पे देखो डॉलर से ही खरीदी की जाती है, उसी प्रकार चीन भी सोच समझ रहा है कि चीन की जो ये रणनीति डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लागू करने की, तो ये इसकी यही रणनीति ताकि ये जो है चीन की जो रेनमिनवी करेंसी है वो डॉलर के समान आ जाए। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी, चीन आ जाएगा। अब अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है रंगमंच, दूसरी तरफ दिया है क्षेत्र या राज्य। तो पहला दिया है इसमें तमाशा मध्य प्रदेश का है। दूसरा दिया है भाड़ पाथेर जो है वो कश्मीर का है। तीसरा दिया है मार्च जो है वो महाराष्ट्र का है। और चौथा जो दिया है वो 10 अवतार जो है गोवा का है। तो इन्हें से आपको बताना है कि उपरोक्त युगों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। यह है ए नंबर दिया है केवल 1। बी नंबर दिया है केवल 4। सी नंबर दिया है केवल 1 और 3। डी नंबर दिया है केवल 2 और 4। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अपन इसमें पहला देखिए जो तमाशा है, तमाशा मध्य प्रदेश का ना होकर ये कहाँ का है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का है। और जो मार्च है ये महाराष्ट्र का ना होकर ये कहाँ का है दोस्तों, मध्य प्रदेश का है। यानी कि इसका सब गलत आंसर दिया है, वो दिया है केवल और केवल
आंसर नंबर सी दिया है, यानी कि बाकी जो इसमें दूसरा नंबर दिया है कि भाड़ पाथे जो है कश्मीर का बिल्कुल सही है, और जो 10 अवतार है वो गोवा का है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 3 हो जाएगा। अपन देखिए अब अपन इनको याद कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए जो तमाशा वो कहाँ का था दोस्तों, महाराष्ट्र का। कैसे, जो तमाशा होता है वो एक क्या होता है, महान काम होता है, यानी महाराष्ट्र हो गया। और जो भाड़ पाथेर है, तो जो पत्थर मिलेंगे सबसे ज्यादा, कैसे, पत्थर को आदमी कस का पकड़ते हैं ताकि आदमी गिर ना जाए, यानी कश्मीर हो गया। और जो मार्च है वो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। मार्च ऐसा लग रहा है जिससे वो मध्य में हो, है ना, तो मार्च यानी मध्य जैसा उसका, यानी चा को यदि हटा दो तो ऐसा लग रहा है जैसे मध्य बोटा हो, है ना, तो यानी इस प्रकार हो जाएगा। और जो 10 अवतार है वो गोवा का। कैसे, जो गोवा का है, गोवा के बहुत सारे अवतार, यानी मान के चलो उसके कम से कम 10 अवतार तो है ही हैं गोवा के, तो यानी कि इस प्रकार आपको याद हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से, समुद्रगुप्त के शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया, विष्णु सेन ने इलाहाबाद में एक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की प्रशस्ति की थी। दूसरा है चीनी यात्री फाहन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में आया था। तीसरा है समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इनमें से आपको बताना कौन सा से सही है। ए दिया है केवल 2 और 3, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 1 और 2, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब अपन देखें कि इसमें जो पहला इसमें दिया कि विष्णु सेन ने इलाहाबाद में एक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी, तो ये वाला इसका बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि जो प्रशस्ति है वो विष्णु सेन ने ना करके कवि जो हरिसेन थी उसने, वो भी समुद्रगुप्त न करके चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में किया था सैन्य उपलब्धियों की प्रशस्ति। तो यानी कि इसमें ना तो समुद्रगुप्त है और ना विष्णु सेन है, तो यानी कि इसका पहला आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है कि चीनी यात्री फाहन समुद्रगुप्त के दरबार में गया था, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि चीनी यात्री आया तो था लेकिन समुद्रगुप्त ने न करके चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। और जो इसमें तीसरा है कि समुद्रगुप्त में, इसमें जो तीसरा है समुद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये भी जो है विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, ना कि समुद्रगुप्त ने। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमें इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया रचना, दूसरी तरफ दिया लेखक। पहला दिया है संगीत सुधाकर जो है सारंगदेव है, दूसरा जो है संगीत रत्नाकर हरिपाल है, और तीसरा जो है बृहदेशी जो है वो मतंग का है। तो इनमें से आपको बताना है उपरोक्त कथनों उपरोक्त युगों में से कौन सा ऐसे सही सम्मिलित है या है। ए दिया है केवल 3, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो इसमें पहला जो दिया है इसमें कि संगीत सुधाकर जो है वो सारंगदेव का है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारंगदेव का ना होके ये दोस्तों है हरिपाल का है। और जो दूसरा दिया है संगीत रत्नाकर, ये सारंगदेव का है। और जो तीसरा दिया है कि ब्रजेशी जो है वो मतंग का है, तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा, यानी किसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अपन इसको अपन ट्रिक से याद कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए जो संगीत सुधाकर, तो सुधाकर जो शब्द आया वो कैसा होता है, एक जो जब हरि जो होते हैं वो पार लगा देंगे, क्यों, क्योंकि जो अपन जो वाणी बोलते हैं वो अपन सुधाकर यानी सुधार कर यदि अपन वाणी बोलेंगे तो हरि जो होंगे वो क्या कर देंगे, वो पार लगा देंगे, यानी कि हरि पाल हो जाएगा। और जो संगीत रत्नाकर है, रत्नाकर कैसा है, सारंग देव। क्यों, क्योंकि जो रत्न होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत सारे रंग के होते हैं, सारे रंग होते हैं किसमें, रत्नाकार में होते हैं, रत्न में होते हैं। तो यानी कि सारंग देव जो हो गए, यानी कि सारंग देव जो हो गए वो रत्नाकार हो गए। और जो इसमें तीसरा दिया है बृहदेशी जो है मतंग है। कैसे, क्योंकि जिसके पास बहुत सारे उद्देश्य, यानी बृहदेशी यानी देशी, यानी इसमें शब्द आ रहा है बृहदेशी यानी कि बाहर, और देशी जो बाहर होता है वो कैसे हो जाता है, तंग हो जाता है, मतंग आया इसमें, यानी कि जो देश से बाहर जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वहां पे जाके तंग हो जाएगा, वहां की जलवायु से, वहां के रहन सहन से कैसा हो जाएगा, तंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया, बृहदेश यानी कि देश से बाहर चला गया है। तो इस प्रकार आपको तीनों शब्द याद हो गएंगे। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है कि क्वेश्चन नंबर 37, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है संगम साहित्य के अंतर्गत अहम व्यक्तिपरक प्रेम से संबंधित कविताओं को संदर्भित करता है। दूसरा दिया है संगम साहित्य के अंतर्गत परम सभी प्रकार की भावनाओं, मुख्य रूप से राजाओं की वीरता और महिमा तथा अच्छाई एवं बुराई से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ए नंबर दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना है 2। तो इन्हें से आपको बताना दोस्तों कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखेंगे जो इसमें संगम साहित्य के बारे में दिया है, संगम साहित्य के अंतर्गत अहम व्यक्तित्व यानी जो आदमी का व्यक्तित्व का जो अहम होता है वो प्रेम से संबंधित कविताओं को संदर्भित करता है, ये बिल्कुल सही है। और जो इसमें दूसरा दिया है कि संगम साहित्य के अंतर्गत
पुरम सभी प्रकार की भावनाओं, मुख्य रूप से राजाओं की वीरता और महिमा तथा अच्छाई और बुराई से संबंधित था। ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमें इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, दक्षिण भारत में आरंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अल्वारो और नैनारो ने किया था। दूसरा जो दिया है, तमिल भक्ति पर भजनों में बौद्ध और जैन धर्म का विरोध का एक प्रमुख विषय था। तीसरा जो दिया है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो है आदिवासियों को आकर्षित करने में विफल रहा है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि पहला जो दिया है इसमें केवल 1, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। अब अपन देखिए कि जो दक्षिण भारत है इसके संदर्भ में अपन को बताना है भक्ति आंदोलन। जो इसमें पहला दिया है, दक्षिण भारत में आरंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अल्वारो और नैनारो, यानी इनका मतलब क्या था। अल्वारो का मतलब होता है विष्णु भक्त और नैनारो का मतलब होता है शिव भक्त। तो यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण भारत में अधिकतर देखो तो जो मंदिर मिलेंगे वो शिव भक्त और विष्णु भक्त से ही संबंधित मिलते हैं। और जो इसमें दूसरा दिया है कि तमिल भक्ति परक भाव भजनों में बौद्ध और जैन धर्म का विरोध करना जो था एक प्रमुख विषय था इनका, ये बिल्कुल सही है। इसी कारण से वहाँ के जो तमिल भक्ति थे वो चर्चा में थी। और जो इसमें तीसरा दिया है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन आदिवासियों को आकर्षित करने में विफल रहा, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दक्षिण भारत और उसने नीचे से नीचे जनजाति को भी आकर्षित किया था, ना कि आकर्षित करने में विफल रहा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, इसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करने हेतु उसके प्रति गहन भक्ति और प्रेम पर बल दिया है। दूसरा जो दिया है कि इसने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या की। तीसरा है, इसने महिलाओं की सूफी संत बनने से प्रतिबंध किया है। तो इनमें से आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है। पहला दिया ए नंबर दिया है केवल 1 और 2, बी नंबर दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर है इसका। तो अपन देखिए कि सूफी संत के बारे में जो पहला दिया है इसमें कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसके प्रति गहन भक्ति और प्रेम पर बल देना, ये बिल्कुल सही है। और जो इसमें दूसरा है कि इसने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या की, ये बिल्कुल सही। और जिसमें तीसरा दिया है कि इसने महिलाओं को सूफी संत बनने पर प्रतिबंधित किया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सूफी संत थे वो भी उसमें भी कई महिलाएं थी जो पुरुष और महिला दोनों को क्या देती थी, शिक्षा देती थी। यानी कि इसका पहला बिल्कुल गलत हो, यानी कि इसका जो तीसरा है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आजीविकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मखली गोशाल को आजीविकाओं का संस्थापक माना जाता है। दूसरा जो है, उन्हें भौतिकवादी माना गया है। तीसरा जो दिया है कि वे कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। उपरोक्त कथन में से कौन सा से सही है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है दोस्तों। अब अपन देखिए कि जो इसमें आजीविका के संबंध में अपन को बताना है। तो आजीविका के संबंध में जो इसमें पहला दिया है कि मखली गोशाल को आजीविका का संस्थापक कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और जो इसमें दूसरा दिया कि उन्हें भौतिकवादी माना गया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनको भौतिकवादी न मान के दोस्तों उन्हें भाग्यवादी माना गया है, ना कि भौतिकवादी माना गया है। तो यानी कि इस प्रकार ये वाला आंसर, दूसरा वाला इसका गलत हो जाएगा। और जो तीसरा कि विकर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, तो ये वाला बिल्कुल गलत है। विकर्म के सिद्धांत को अस्वीकार करते थे, ना कि उसको उसमें विश्वास करते थे, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा तीसरा। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा है अम्बू बैग संबंधित है। ए नंबर दिया है, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की थैलियों का उन्मूलन करने हेतु प्रयुक्त जूट के थैलों से। बी नंबर दिया है कि संदूषित जैव चिकित्सीय अवशिष्ट को संग्रहित करने के लिए जैव अपघटनीय डिस्पोजेबल उपकरणों से। सी नंबर दिया है, आपातकालीन परिस्थितियों में श्वसन सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त लघु उपकरण से। और डी नंबर जो दिया है, कोविड रोगियों के चिकित्सीय अवशिष्ट को जलाने हेतु लघु उपकरणों से। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो जो अम्बू बैग है वो जो इसमें ए नंबर है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि थैली नहीं थी और ना ही कोई डिस्पोजेबल उपकरण था। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका सी हो जाएगा कि आपातकालीन परिस्थितियों में श्वसन सहायता है। तो एक बहुत छोटी जो थी अम्बू बैग, यानी इसको आप बैग में डालकर चल सकते हैं कहीं भी, और जैसे आपको श्वसन की कमी हो तो वैसे आप इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा एंथ्रोपोज संदर्भित करता है।
ए नंबर दिया है कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मानव गतिविधियों में हुई कमी की अवधि को। बी नंबर दिया है होमोसेपियंस के पारिस्थितिकीय विकास में अवरुद्ध विकास की अवधि को। सी नंबर दिया है भूवैज्ञानिक मापक्रम के अनुसार उस कुल अवधि को जिसमें पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव नगण्य था। और डी नंबर दिया है कुल प्रजनन दर में होने वाली कमी और उसमें उसके परिणामस्वरूप विश्व की जनसंख्या में हुई कमी को। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो इसमें एंथ्रोपोज है ये क्या है। तो दोस्तों ये एक ऐसा है कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण जो मानव गतिविधि है उसमें जो हुई कमी है उसकी अवधि को ज्ञात करता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर में इसका ए हो जाएगा, यानी कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मानव गतिविधियों में हुई कमी की अवधि को मापता है। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों। ए नंबर दिया उन्होंने भक्ति के सगुण रूप का समर्थन किया। बी नंबर दिया उन्होंने हिंदू व मुसलमानों दोनों की मितव्ययताओं और धर्मशास्त्रों को अस्वीकार कर दिया। सी नंबर है उन्होंने शबद नामक भजनों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त या संकलित किया है। और डी नंबर जो है उन्होंने समानता का सिद्धांत बनाए रखने के लिए लंगर आरंभ किया, यानी जो भंडारा जिसको बोलते हैं वो चालू किया उन्होंने। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो अब अपन देखिए कि जो इसमें दोस्तों पहला जो दिया है कि उन्होंने भक्ति के सगुण रूप का समर्थन किया, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने सगुण रूप का समर्थन न करके उन्होंने निर्गुण रूप का समर्थन किया था भक्ति में। और जो इसमें बी, सी और डी है ये बिल्कुल इसके सही है। तो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान कानूनी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून मतलब कि शरिया तथा हिंदू के लिए हिंदू कानूनों के आधार पर नागरिक कानूनों को प्रशासित किया गया था। दूसरा जो दिया है, काजी केवल शरिया कानून प्रशासित करते थे, जबकि हिंदू कानूनों को पंचायतों और ग्राम संघों द्वारा प्रशासित किया जाता था। और जो तीसरा दिया है कि दंडिक कानून शासकों द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु निर्धारित विनियमों पर आधारित होता था। तो इनमें से आपको बताना कौन सा इससे सही है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन से सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो दिल्ली सल्तनत के बारे में के दौरान जो कानूनी व्यवस्था थी तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून शरिया मतलब कि दिल्ली सल्तनत जो थी औपचारिक रूप से एक इस्लामिक राज्य ही था, यानी कि पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा है कि इसमें काजी केवल शरिया कानून प्रशासित करते थे, जबकि हिंदू कानूनों को पंचायत और ग्राम संघों द्वारा प्रशासित किया जाता था, ये बिल्कुल सही। और जो तीसरा दिया है इसमें दंडिक कानून शासकों द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु निर्धारित विनियमों पर आधारित होता था। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में भारत में स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार पर विज्ञान एवं स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष यानी कि जिसको बोलते हैं यस कार्यक्रम आरंभ किया गया। ए नंबर दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, बी नंबर दिया नीति आयोग द्वारा, सी नंबर दिया है भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद द्वारा, और डी नंबर दिया सूचना एवं प्रसारण द्वारा। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो इसमें आया शब्द है दोस्तों विज्ञान एवं स्वास्थ्य जागरूकता पर जो उन्होंने यस कार्यक्रम चलाया था, तो ये किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आंसर नंबर इसका ए सही हो जाएगा, कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा विभाग द्वारा किया गया था चालू। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में सुर्खियों में रही पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेबिलिटी यानी कि जिसको बोलते हैं पहल परियोजना है। क्या है दोस्तों, ए नंबर है भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार लाने के लिए USAID द्वारा समर्थित एक पहल थी। और बी नंबर दिया LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई योजना। सी नंबर है कि कम लागत पर जेनेरिक औषधियों का विनिर्माण करने के लिए औषध कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। और डी नंबर है कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा दान प्रोत्साहित करने वाला डिजिटल आंदोलन था। तो इन्हीं से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो इसमें पहला नंबर दिया है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार लाने के लिए USAID। अब इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब पंचायत क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, नव विकसित पोर्टेबल उपकरण जो है ई-कॉप्सेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह एक वायु सेंसर है जिसका उपयोग मानव लार में नोवेल कोरोना वायरस एंटीजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और दूसरा जो है इसे राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा से सही है। ए दिया केवल 1, बी दिया केवल 2,
सी दिया है 1 और 2, दोनों डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। अब अपन देखें कि जो ई ऑप्शन है इसके संदर्भ में बताना है। तो ये एक बायो सेंसर है, ये बिल्कुल सही है। और जो लार से कोरोना का पता चला यानी कोरोना का पता लगा लेता है लार से बस। तो यानी कि ये पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा जो दिया कि इसे राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 48 है, मोहिनी अट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया यह केरल राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य। दूसरा दिया इसका उल्लेख संगम युग के महाकाव्य शिल्पादि कारम में मिलता है। तीसरा दिया है यह लाश शैली पर आधारित है। तो इनसे बताना आपको कौन से सही है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 2, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनसे आपको बताना कौन सा सही आंसर है। तो अब अपन देखिए कि जो इसमें यह एक केरल राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, ये बिल्कुल सही है। और जो इसमें दूसरा दिया है कि इसका उल्लेख जो है शिल्पादि कारम में मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये एक महाकाव्य भी। और जो तीसरा दिया है कि यह लाश शैली पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया पद, दूसरी तरफ दिया कर्तव्य काल। तो पहले दिया है कि मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। दूसरा दिया सद्र उस सुदूर जो है वो धार्मिक और धर्मार्थ संरक्षक का प्रभारी होता है। तीसरा जो दिया है मीर समान जो है खुफिया विभाग का अधिकारी होता है। और चौथा जो है बरीद शाही परिवार से संबंधित मामलों का प्रभारी होता है। तो इन्हें से आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित है या है। ए दिया है केवल 1 और 3, बी दिया है केवल 1 और 2, सी दिया है केवल 3 और 4, डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है। पहला दिया है कि मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, ये बिल्कुल सही है। और जो इसमें दूसरा दिया है कि सद्र उस सुदूर जो है वो धार्मिक एवं धर्मार्थ संरक्षक का प्रभारी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो इसमें जो तीसरा दिया है मीर समान जो है खुफिया विभाग का अधिकारी होता था, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मीर समान क्या होता था, वो समान जो है वो देता था कहाँ पे, शाही परिवार है उससे संबंधित महिलाओं को। और जो वहाँ पे हरम होते थे वहाँ पे दिया था। और जो बरीद है वो क्या है, खुफिया विभाग का अधिकारी होता था बरीद। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हमें इसका बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मुगल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि यह चित्रकला को स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्रकला के सफावी शैली का संश्लेषण है। दूसरा जो दिया है कि यह मुख्य रूप से अभिजात वर्गीय और धर्मनिरपेक्ष है। तीसरा जो दिया है छाया चित्रण और परिप्रेक्ष्य चित्रण जैसी तकनीकों को यूरोपीय चित्रकला से ग्रहण किया गया है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा या से सही है। पहला दिया ए नंबर दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1, सी दिया है केवल 2 और 3, डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है दोस्तों। तो अब अपन देखिए जो मुगल चित्रकला की शैली के संदर्भ में बताना है, तो ये दोनों का संश्लेषण है, तो ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है कि इसमें अभिजात वर्गीय और धर्मनिरपेक्ष है, ये बिल्कुल सही है। और जो तीसरा दिया है कि छाया चित्रण जो है वो यूरोपीय चित्रकला से ग्रहण किया गया है, तो ये बिल्कुल इसका सही है। तो यानी कि इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, आंसर हमें इसका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आपको वीडियो मिलती रहे। तो चलिए जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और घर पर ही रहिए।